हेलो स्टूडेंट्स, आपने एनसीईआरटी चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 3.10 तक कर चुके हैं। अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3.11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.11। क्वेश्चन में है स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is terminal voltage of battery during the charging? What is the purpose of having a series resistor in charging circuit? कभी भी बच्चों, जब भी आप सर्किट की प्रॉब्लम करिए लैंग्वेज में हो, आप उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके लूप रूल लगा करके आप प्रॉब्लम करेंगे। लूप रूल जो मैंने आपको सिखा दिया है वो बहुत ही अच्छा रूल है, जिससे कभी आपको गलती नहीं होता है। यदि आपको जरूरत पड़े कभी कॉन्सेप्ट की, तो फिर आप यहाँ पर हैशटैग ठाकुर सर स्मॉल लेटर में यूट्यूब पर टाइप करिए, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। वहां से अच्छी तरह से लूप रूल को देखते हुए और आप उसको यूज करिए। तो दिया है स्टोरेज बैटरी, कोई स्टोरेज बैटरी है, इसकी वोल्टेज दे दिया हमें 8 वोल्ट। 8 वोल्ट इसकी वोल्टेज है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसके स्मॉल आर में लिख रहा हूं, दिस इज 0.5 ओम। 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस कभी कभी साइड में भी लिखे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दे, बगल में लिख दे, दोनों आप सही समझेंगे। अब उसको 120 वोल्ट डीसी सप्लाई से चार्ज किए जा रहे हैं और सीरीज में एक रेजिस्टेंस को लगाया गया है। ये रेजिस्टेंस है 15.5 ओम। 15.5 ओम का रेजिस्टर लगाया गया है सीरीज में। अब बच्चों जो चार्जिंग बैटरी लगाएंगे या फिर इस तरह से मेंस लगाएंगे, आप बैटरी के तरह ही कभी भी मेन को समझेंगे। मेंस यानी कि सप्लाई जो होता है, वोल्टेज सप्लाई जो होते हैं, उसमें कभी कभी इस तरह से आपको दिखा दिए जाते हैं और इसको मेंस बोले जाते हैं। नाउ 120 वोल्ट सप्लाई बोला है यहाँ पर, इसको आप चाहें तो बैटरी के प्लस माइनस भी दिखा सकते हैं। चलिए, इसको प्लस बोल दिया, इसको माइनस बोल दिया हमने, और इसको बैटरी की तरह ही ट्रीट करेंगे। इसकी वोल्टेज है 120 वोल्ट। अब कोई भी सर्किट जो लैंग्वेज में है उसको आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। हाई वोल्टेज से हमेशा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो 120 वोल्ट हाई वोल्टेज है। अब यहां से चला करंट आई करंट चला होते हुए करंट वापस, जैसा कि आप पढ़े हैं कोई भी सर्किट में जितनी करंट स्टार्ट होता है बैटरी के पॉजिटिव से, वो लौट के फिर आ जाते हैं। और चार्जिंग के समय हमेशा क्या करिए कि चार्जर की पॉजिटिव और जिसको चार्ज कर रहे हैं उसकी पॉजिटिव एक साथ ज्वाइन करिए, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन यदि होगा तो वहां पर एनर्जी की अननेसेसरी बर्बादी हो जाएगी। एंड सो चार्जिंग के समय हम एनर्जी को बर्बाद करना पसंद कभी नहीं करते हैं। एंड सो हमेशा चार्जर की, चार्जिंग बैटरी की, चार्जिंग सोर्स की पॉजिटिव और बैटरी जिसको चार्ज करते हैं उसकी पॉजिटिव, या कभी कैपेसिटर हो तो चार्जिंग सोर्स की पॉजिटिव और जो कैपेसिटर हो बैटरी हो उसकी पॉजिटिव एक साथ ज्वाइन करिए, नेगेटिव को नेगेटिव से ज्वाइन करिए। चलिए, अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने। अब इस पर डालते हैं लूप रूल। तो फिर लूप का कुछ नाम लिखिए, कहीं से भी जहां से मन हो। चलिए, मैं यहां से लिखता हूं ए बी सी डी, लिखा हमने लूप का नाम। अब आप जो है लूप रूल लगाएंगे, या तो आप ऐसे क्लॉकवाइज चक्कर लगाइए या फिर आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक चक्कर लगाइए और लूप रूल अप्लाई कर दीजिए। तो डिफाइन करिए, यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप ए डी सी बी ए डी सी बी। ए मैंने ले लिया है, आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे ले लीजिए, ए बी सी डी ए ले लीजिए, मर्जी आपकी है। चलिए, हम चलते हैं ए से। चला बैटरी के अंदर टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट,
हमने आपको सिखाया है लूप रूल में कि जब हम एक चक्कर लगाएंगे ए से ए तक, देन जब हम बैटरी के अंदर एंटर करते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, बैटरी की वोल्टेज नेगेटिव, करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं रेजिस्टेंस में आई इंटू आर नेगेटिव करंट के डायरेक्शन में, तो माइनस आई इंटू आर की वैल्यू 0.5। चले 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 यहाँ पर फिर आए, यहाँ बैटरी चार्जर बहने बैटरी की तरह समझेंगे। नाउ इसके अंदर हम जा रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, हमने पढ़ा है टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, बैटरी की वोल्टेज पॉजिटिव, ईएमएफ पॉजिटिव 120। अब यहाँ से आगे बढ़े बढ़े बढ़े, फिर यहाँ से बी से ए करंट के डायरेक्शन में आई इंटू आर नेगेटिव माइनस आई इंटू 15.5। अब टोटल मल्टीप्लाई जब कर दिए, सारे वोल्टेज को जब ऐड कर दिए, तो देन दिस इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 है, थोड़ा सा मैं जगह बना देता हूं, दिस इज इक्वल टू 0। अब यही है बच्चों हमारा लूप रूल 15.5 ओम। नाउ अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करते हैं तो देखिए 15.5 एंड 0.5 16, ये हो गया माइनस 16i। नाउ ये हो गया 112, माइनस ले जाइए उधर माइनस 112, माइनस से माइनस कैंसल, i इक्वल टू हो गया 112। ठीक है, 112 बाई 16 इक्वल टू हो गया 7 एम्पियर। अब I निकल गया टर्मिनल वोल्टेज, जैसा कि हमने आपको सिखाया है कि बैटरी के एक तरफ पॉजिटिव के आगे एक पॉइंट लीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल कहलाएगा, बैटरी के नेगेटिव के साइड में एक पॉइंट लीजिए, कहीं भी यहाँ 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 यहाँ, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कहलाएगा। पॉजिटिव के आगे नेगेटिव के आगे पॉइंट आप नजदीक में दूर में कहीं भी ले सकते हैं, ये पॉइंट बैटरी का टर्मिनल कहलाता है, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट के समय दिया है। और कॉन्सेप्ट के लिए हैशटैग ठाकुर सर स्मॉल लेटर में यूट्यूब पर टाइप करिए, सारा कॉन्सेप्ट देखिए और प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो नाउ यहाँ से अब हम A to D पोटेंशियल डिफरेंस वाला रूल लगा रहे हैं, जो मैंने सिखाया है आपको। तो A से D हम चलते हैं, A to D जो पोटेंशियल डिफरेंस का रूल मैंने आपको दिया है, मास्टर रूल है, उस रूल को आप लगाइए। या तो A से D सीधा जाइए, या A से D ऐसे जाइए, या D से A ऐसे जाइए, या D से A ऐसे जाइए, सब में रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो फिर बच्चों अब हम A से D डायरेक्ट जा रहे हैं, इसमें टर्म कम है, जिसमें टर्म कम होगा तो कैलकुलेशन जल्दी होता है, तो A से D हम सीधा जा रहे हैं। तो हमारा जो रूल है पोटेंशियल डिफरेंस वाला, और पोटेंशियल डिफरेंस किरचॉफ्स लॉ के जस्ट बाद हमने सिखाया है आपको। तो पहले हम लेते हैं एक पॉइंट पर पोटेंशियल, लिया हमने पॉइंट ए पर पोटेंशियल VA। अब यहां से चले 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 बैटरी के अंदर टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, तो वोल्टेज नेगेटिव, करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, यहाँ रेजिस्टेंस है I इंटू आर लेंगे, तो फिर माइनस I इंटू 0.5। चलते चलते सेकंड पॉइंट पर जब आते हैं, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट। नाउ एक तरफ कर दीजिए, VA माइनस VD गया 8 इधर, I की वैल्यू कितना है 7, तो 7 प्लस हो गया इधर जाके इंटू 0.5। नाउ कितना हो जाएगा 11.5 वोल्ट। दिस इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, टर्मिनल ए टर्मिनल डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज। अब इसमें बोला है कि सीरीज में रेजिस्टेंस क्यों लगाए हैं, तो बच्चों जैसे जैसे कोई बैटरी चार्ज होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने लगता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होते हैं, तो फिर ऐसी हालत में क्या होगा, करंट अचानक से बड़ा हो सकता है सर्किट में, तो फिर हाई करंट होने से डैमेज हो सकता है सर्किट हमारा, बैटरी भी डैमेज हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया गया है। तो फिर आप लिख के रख लीजिए कि हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम हाई करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हमेशा लूप रूल लगा के सर्किट का प्रॉब्लम करिएगा, और लूप रूल जो मैंने सिखाया है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बुक्स हैं, एंड सो
आप उसको यूज करेंगे, बहुत आसानी से सारे सर्किट के प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3.12 में क्या बोला गया? इन पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट गिव्स बैलेंस पॉइंट 35 सेंटीमीटर। चलिए सेल की ईएमएफ को लिखा E1 अब 1.25 वोल्ट मैंने E लिख दिया, E फॉर ईएमएफ एंड बैलेंस पॉइंट इस समय जो है उसको L1 लेंथ L1 बोल दिया। अब ये लेंथ कितना है? 35 सेंटीमीटर। फिर दूसरे सेल की ईएमएफ E2 सेल ऑफ आगे बोल रहा है इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड बैलेंस पॉइंट इज 63 सेंटीमीटर। अब इस समय जो है बैलेंस पॉइंट यानी कि बैलेंसिंग लेंथ दिया है कितना? 63 सेंटीमीटर। अब दूसरे सेल का ईएमएफ नहीं दिया है, प्रॉब्लम नहीं कर रहा। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल? देखिए इसका डिमांड कर दिया तो बस आराम से जैसा कि पढ़े कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, क्या पढ़े थे हम लोग पोटेंशियोमीटर में? E2 by E1 ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ L2 बाई L1 कर दीजिए। नाउ यहां से E2 इक्वल टू निकल जाएंगे L2 कितना 63, L1 कितना 35 इंटू E1 कितना 1.25। जरा मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं। दिस इज 2.25 वोल्ट 2.25 वोल्ट। जो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ हम लोग किए हैं, जो सीखे हैं आप पोटेंशियोमीटर में, पूरी पोटेंशियोमीटर हमने आपको पढ़ाया हुआ है। आप वहां से कॉन्सेप्ट देखिए और आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ। 3.13 में क्या बोला गया? द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1 8.5 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब। नंबर डेंसिटी जो हम लोग करंट निकाले थे विथ हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहां पर नंबर डेंसिटी क्या था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी दिया गया 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube। number density of free electron दिया। how long does electron take to drift from one end of wire 3 meter long to another end। एक वायर है जिसकी लेंथ दे दिया 3 मीटर, इसमें इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड चलने में कितना टाइम लगेगा? दिस इज क्वेश्चन। The area of cross section of wire 2 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया आपको 2 into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर एंड इट इज कैरिंग करंट 3 एम्पियर। वायर में करंट दे दिया 3 एम्पियर। चलिए बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़े थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कि कोई कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर है हमारा, लेंथ है इसका L। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जब चलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यहां से यहां तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलेंगे। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इस पर अप्लाई करेंगे, करंट का फ्लो, करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, करंट इसके अपोजिट, करंट आई चल रहे हैं, रफ फिगर ले रहे हैं समझने के लिए थोड़ा, ठीक है, अलग से रफ कर रहे हैं। नाउ अब इलेक्ट्रॉन जो चलेगा यहां से यहां तक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यदि हमें मालूम हो जाए तो फिर डिस्टेंस L अपॉन VD करेंगे तो निकल जाएगा टाइम। जैसा कि आपको पता है S इक्वल टू VT, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो फिर टाइम इक्वल टू क्या होगा? S/V। हमें VD की जरूरत है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जरूरत है हमें, तो फिर यहाँ पर लगाइए इक्वेशन। I का इक्वेशन जो है VD के टर्म में जो निकाले हैं, I इक्वल टू NAE VD। अब देखिए I मालूम है हमें N मालूम है, A मालूम है, E इलेक्ट्रॉन की चार्ज मालूम है, VD निकल जाएगा। तो VD इक्वल टू I अपॉन NAE। अब टाइम T इक्वल टू
टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस कंडक्टर में l डिस्टेंस लेंथ कंडक्टर का l है, चलेगा इलेक्ट्रॉन, कितना टाइम लगेगा, चलने की स्पीड क्या होगा bd अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी bd, नाउ l अपॉन i, रख लीजिए इसको पहले, NAE ऊपर चले गए NAE, अब सबकी वैल्यू रखते हैं, L की वैल्यू कितना है 3, M की वैल्यू 8.5 10 to the power 28, अब एरिया की वैल्यू कितना 2 into 10 to the power -6 अपॉन I की वैल्यू कितना है 3। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ से हो गया, ये हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई लीजिए 8.5 into 2 मल्टीप्लाई ले लीजिए, कोई टर्म और ई का वैल्यू छूट रहा है, 1.6 10 to the power -19। अब इसको मल्टीप्लाई ले लें यहाँ से, दिस इज 2.7 into 10 to the power मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 4 सेकंड, इतने सेकंड आ रहा है। अब देखिए बच्चों कितना ज्यादा टाइम लग रहा है कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को चलने में। यही हमने कॉन्सेप्ट के समय आपको बताया था कि चार्ज की जो वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ये बहुत कम होता है कंडक्टर में, क्योंकि वो जो चलता है तो उसको एटम से कोलाइड करना पड़ता है। वहीं पर इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड जो है लाइट की स्पीड है। क्यों लाइट की स्पीड है, हमने बताया था आपको कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है लाइट के स्पीड से, और जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचता है वहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो फ्लो करा देता है, डिस्टर्ब कर देता है इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है लाइट के स्पीड से, और वो लाइट के स्पीड से इलेक्ट्रॉन में फ्लो करा दिया, यहाँ करा दिया, यहाँ करा दिया, इस तरह से लाइट के स्पीड से फ्लो करा देता है। तो फ्लो की स्पीड, करंट की स्पीड जो है ये है लाइट की स्पीड, बट पार्टिकल के स्पीड, इलेक्ट्रॉन के स्पीड बहुत कम होते हैं कंडक्टर में, जैसा कि देख रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को चलने में। नाउ अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो हमने आपको दे दिया है पीछे लेक्चर्स में, उसको पढ़ते रहेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा फिर प्रॉब्लम करने में, या कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो भी आवेगा, 12वीं के बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वहां भी दिक्कत नहीं होगा, कंपटीशन में भी दिक्कत नहीं होंगे। चलिए 3.14 में क्या है क्वेश्चन हमारा, अब ये देखने में बहुत बड़ा है बट फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम बड़ा लगे तो उसकी टेंशन नहीं, आप डेटा कलेक्ट करिए और क्या फाइंड करना है उसको तुरंत अप्लाई कर लीजिए। तो दे रहा है द अर्थ सरफेस हैज नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी 10 पावर -9 कूलम, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय एरिया ये दिया गया है आपको कितना 10 पावर -9 कूलम, और ये नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव, आप यहाँ माइनस लगा सकते हैं, नेगेटिव चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस 400 किलो वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 400 किलो वोल्ट, किलो यानी 10 to the power 3 वोल्ट between the top of atmosphere surface results due to low conductivity of lower atmosphere in a current only 1800 ampere over entire globe। पूरे अर्थ की सरफेस पर करंट बता रहा है 1800 एम्पियर एंटायर ग्लोब, ग्लोब यानी कि पूरा अर्थ, गोला, अर्थ यानी गोला जो है ग्लोब, उस पर। इफ देयर वर नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, किस काम में, वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस को न्यूट्रलाइज करने में। ये हो गया अर्थ हमारा, इस अर्थ पर जो है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब रेडियस ऑफ अर्थ मान लीजिए कि r है, अब कितना नेगेटिव चार्ज है, मैं एक जगह पे लिखता हूं -q। अब इस -q को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना ही +q चाहिए हमें, तो फिर +q चार्ज आ रहा है करंट के थ्रू, इंटायर ग्लोब पर करंट आ रहा है, इसके थ्रू +q चार्ज आवेगा, तो क्या होगा, जो अर्थ पे नेगेटिव चार्ज है वो करंट के थ्रू जो पॉजिटिव चार्ज आवेगा एटमॉस्फेयर से, तो अर्थ को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फिर टू न्यूट्रलाइज
न्यूट्रलाइज द अर्थ required positive charge is Q, पॉजिटिव चार्ज जो हमें चाहिए वो Q है। तो फिर अब ये Q कहां से मिलेगा, तो यहां से निकाल लीजिए सिग्मा से, तो सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। अब जितना नेगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चाहिए, तो हमें पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दे रखा है, ठीक है ना। इससे हम निकाल लेंगे Q, जितना नेगेटिव Q होगा उतना ही पॉजिटिव Q होगा। तो अभी मैं यहाँ पर माइनस साइन दे रहा हूं। नाउ ये हो गया आपको Q इक्वल टू माइनस सिग्मा 10 टू द पावर माइनस 9 एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। तो दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो फिर देयरफॉर अब ये जो Q है, रिक्वायर्ड Q है, दिस Q इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू रख रहे हैं 3.14, आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ प्रॉब्लम में जो दिया है वही यूज करेंगे, 6.37 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर ले लिया हमने, निकल गया पॉजिटिव चार्ज, हमें Q का पता चल गया कि इतना कूलम चार्ज चाहिए अर्थ को न्यूट्रलाइज करने में। अब बच्चों आई तो आपके सामने में है, तो फिर जैसा कि हमें पता है Q इक्वल टू आई टी, आई इक्वल टू Q बाई टी, कुछ भी कर दीजिए। तो एंड सो T इक्वल टू निकल जाएगा Q अपॉन आई। नाउ Q की वैल्यू 4 इंटू 3.14 इंटू अलग अलग स्क्वायर कर लीजिए, 6.37 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर 10 टू द पावर 12 अपॉन आई कितना है 1800। नाउ यहाँ से 20 को पहले हटावें, यहाँ पे हो गया 10 टू द पावर 10। नाउ इसको सॉल्व करिए, ठीक है। जरा मैं कैलकुलेटर को यूज कर रहा हूं, ये आ रहा है 283 सेकंड, आप भी चेक कर लीजिएगा 283 सेकंड। इतने टाइम में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो आएगा कहां से, एटमॉस्फेयर से, तो जो नेगेटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस तरह से क्वेश्चन कोई बड़ा लगे फिजिक्स में एक बार पढ़िए और डेटा कलेक्शन कर लीजिए, डेटा कलेक्ट कर लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 315 में क्वेश्चन आपका है 315 में 6 lead acid type secondary cell each of EMF 2 volt, internal resistance 0.015 are joined in series to provide a supply to a resistance 8.5 ohm. What is current drawn from the supply and terminal voltage? चलिए बच्चों, हमने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ाया है, वहां पर हम लोगों ने जो देखा n नंबर ऑफ सेल्स कितना है 6 हैं। ईच सेल का EMF हम लोगों ने स्मॉल e लिया था, ये है 2 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r लिया था हमने ईच सेल का 0.015 ओम। अब का रहा है एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल R इज 8.5 ओम। नाउ आपको याद होगा जो हम लोगों ने करंट निकाला है I इक्वल टू, या फिर आप लेक्चर देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाला लेक्चर देखिए, I इक्वल टू एन ई अपॉन कैपिटल R n इंटू स्मॉल r। नाउ दिस इक्वल टू n की वैल्यू है 6, e का वैल्यू है 2, कैपिटल R है 8.5 प्लस n की वैल्यू 6, स्मॉल r की वैल्यू 0, स्मॉल r की वैल्यू है 0.015। चलिए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। Now this equal to 1.4 एम्पियर
1.4 एम्पियर। आप कैलकुलेट करके आंसर चेक करिएगा। मैं हाथ से नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं कैलकुलेटर को यूज कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम कर डालेंगे। अब टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज 6 सेल का। चलिए फिगर दिखा लीजिए अब आप। EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, E R E R E R E R कितना हुआ 5 E R, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, EMF E 6 सेल्स हैं। अब इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज मांगा जा रहा है, यही हो गया कैपिटल R। अब बच्चों ये फार्मूला यदि आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुरंत करंट स्टार्ट कर दीजिए बैटरी के पॉजिटिव से। आई करंट सब में आई करंट जा रहा है। अब एक बार ऐसे लूप रूल लगा दीजिए, तुरंत निकल जाएगा आपको करंट। इसलिए फॉर्मूला पर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं हम लोग निर्भर नहीं है। तब है कि याद रहे फॉर्मूला तो यूज कर लीजिए, ठीक है, पढ़े हुए हैं तो यूज कर दिया। अब टर्मिनल वोल्टेज ए बी, इस 6 सेल का टर्मिनल यानी 6 सेल की ये बैटरी बना दिया, इसका 2 टर्मिनल लेना है। अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज हमें चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल 6 सेल का ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। ये हो गया आपका एक सिस्टम, ये हो गया 6 सेल का बैटरी हो गया, ये बैटरी हो गया 6 सेल का। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज हमें चाहिए, आराम से आप निकाल सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज लूप रूल भी लगा सकते हैं, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का रूल सिखाया है। या फिर देखिए टर्मिनल वोल्टेज VA माइनस VB इक्वल टू, ऐसे देखिए छोटा पाथ को देखिए कितना बढ़िया है, एक करंट एक रेजिस्टेंस I इंटू आर कर लीजिए, I इंटू आर। नहीं यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस वाला रूल लगाइए, जैसा कि हमने 3.11 में लगा के दिखा दिया है आपको, वो लगाइए, आपकी मर्जी है। A टू बी ऐसे चले, आपकी मर्जी है, रूल से लगाइएगा, रूल लगाइएगा, आंसर हमेशा सही आएगा। अब I की वैल्यू कितना है 1.4, R कैपिटल R की वैल्यू कितना है 8.5। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखते हैं एक मिनट जरा, ठीक है 11.9 वोल्ट, 11.9 वोल्ट। चलिए बच्चों कॉन्सेप्ट आपके पास है। चलिए पार्ट हम लोगों ने ए करा है, मैंने ए लिखना भूल गया, आप इसको पार्ट ए कर लीजिएगा। पार्ट ए हमने करा है, ठीक है, पार्ट ए में करंट निकाला है और फिर ये निकाला है, क्योंकि पार्ट बी भी है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। आपको बी पार्ट में क्या दिया है, बी पार्ट 3.15 का बी पार्ट इसमें दिया है आपको। सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज EMF 1.9 वोल्ट, कोई सेकेंडरी सेल है उसका EMF 1.9 वोल्ट है, ठीक है, यूज करने के बाद। लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ओम, लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ओम। यही हाल होता है जब कभी सेल को आप बहुत देर यूज कर लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है। नाउ व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब सेल से मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो जो सेल वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लगाइए, तो आप पढ़े हैं कि ये बैटरी लगाया EMF इंटरनल रेजिस्टेंस R कैपिटल R, जो करंट है I इक्वल टू क्या होता है EMF अपॉन कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फिर यहाँ पर कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो शो किया नहीं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज करेंगे आप। एंड सो I इक्वल टू E अपॉन EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा 1.9380। नाउ यहाँ से पॉइंट हटावें, एक 10 नीचे हो गया, 19 से डिवाइड करें तो 19 2 जा 38 एंड 20 1/200 हो गया, 0.005 एम्पियर। अब आगे पूछ रहा है, इसमें आगे पूछ रहा है व्हाट आर द करंट ड्रॉन, ठीक है, एंड द टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा टर्मिनल वोल्टेज भी चाहिए बैटरी का, तब तो हमको फिगर लेना पड़ेगा, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज
ओ नहीं सॉरी, मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया। ऐसा मांग रहा है मैक्सिमम करंट ड्रॉन ड्रॉन, ठीक है निकल गया करंट। कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार? नो, क्योंकि कार की जो स्टार्टर होता है, जिसको सेल्फ कहते हैं, मोटर जो होता है, उसमें अप्रॉक्स 100 एम्पियर की करंट चाहिए होता है, एंड सो ये बहुत छोटा करंट होगा। दिस करंट इज नॉट एलिजिबल टू स्टार्ट द मोटर ऑफ कार। चलिए तो आंसर हमारा होगा नो। नो नहीं कर सकता है, क्योंकि कार को स्टार्ट करने में करंट जो है अप्रॉक्स 100 एम्पियर करीब चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.16 3.16 एनसीईआरटी 3.16। क्या है इसमें? टू आर इक्वल लेंथ, वन एल्युमिनियम अदर कॉपर हैव द सेम रेजिस्टेंस which of the two wires is lighter? कौन वायर हल्का है? Here explain why aluminum wire are preferred to overhead power cables। जो ओवरहेड बड़े बड़े दूर ले जाते हैं एनर्जी को, पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को, तो एल्युमिनियम वायर को यूज करा जाता है। क्यों? इसका जवाब मिलेगा आपको यहाँ पर। चलिए तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए कर लीजिए इसको। रो एल बाई ए जो है इसको क्या करिए तो एल से ऊपर मल्टीप्लाई, एल से नीचे मल्टीप्लाई करिए। क्यों? इसलिए कि एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम, और जैसा कि आप पढ़े हैं डेंसिटी को मैं कैपिटल डी लिख रहा हूं, डी फॉर डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो फिर यहां से हमें चाहिए मास, तो मास इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। और यदि भी को एक्सप्रेस करें मास के टर्म में, तो भी इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो चलिए भी को ही एक्सप्रेस कर लेते हैं, रो एल स्क्वायर भी के जगह पर मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी। तो डेंसिटी जो करेंगे यहाँ नीचे तो चला जाएगा ऊपर, ठीक है। एग्जाम में आप लिख दीजिएगा डी इज डेंसिटी, एम इज मास ऑफ वायर। अब हमारे पास में टू वायर्स हैं, कॉपर का है और एल्युमिनियम का है। तो चलिए पहले कॉपर के लिए लिखते हैं इस इक्वेशन को, टू वायर ऑफ लेंथ एल्युमिनियम देन कॉपर। चलिए एल्युमिनियम का नाम पहले है, ठीक है, एल्युमिनियम ही लिख देता हूं। तो फिर फॉर ए एल एल्युमिनियम वायर के लिए आर ए एल इक्वल टू रो ए एल, लेंथ है सेम तो लेंथ को कोई सब्सक्रिप्ट नहीं दीजिए, एल ही लिखिए। डेंसिटी अलग अलग है, एम मास में ए एल, मास ऑफ एल्युमिनियम वायर। नाउ फॉर कॉपर वायर, फॉर सी यू कॉपर वायर के लिए रेजिस्टेंस आर सी यू, रेजिस्टेंस रो, रेजिस्टिविटी रो सी यू, कॉपर की रेजिस्टिविटी एल सेम है एल स्क्वायर, डी डेंसिटी सी यू कॉपर वायर की डेंसिटी, कॉपर मटेरियल की डेंसिटी, एम ए एल के जगह पर एम सी यू कॉपर वायर का मास। अब प्रॉब्लम कर रहा है कि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं, लिख रहा है टू आर इक्वल लेंथ एंड व्हिच वायर हैज लाइटर, हेंस एक्सप्लेन एल्युमिनियम एंड बोथ हैव सेम रेजिस्टेंस, दोनों के रेजिस्टेंस है इक्वल। तो सेंस आर ए एल इक्वल टू आर सी यू, यानी कॉपर वायर की रेजिस्टेंस एल्युमिनियम वायर के रेजिस्टेंस इक्वल बोल रहा है प्रॉब्लम। नाउ रख दीजिए यहां से रो रेजिस्टिविटी ए एल वायर का, एल स्क्वायर डी डेंसिटी ए एल वायर का अपॉन मास ए एल वायर का, एल्युमिनियम वायर का इक्वल टू आर तो रो सी यू मास एल सेम है एल स्क्वायर, डी डेंसिटी कॉपर का अपॉन एम सब्सक्रिप्ट सी यू, और सब्सक्रिप्ट हमेशा बिल्कुल नीचे करके लिखिएगा, हमेशा नीचे करके। बोर्ड एग्जाम जो दे रहे हैं बच्चे तो वो लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सब्सक्रिप्ट जो लिखते हो बिल्कुल नीचे करके। अब देखिए एल स्क्वायर से तो एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब या तो मास ऑफ कॉपर बाय मास ऑफ एल्युमिनियम कर लीजिए या फिर जैसे मर्जी करें। चलिए मैं कर दे रहा हूं मास ऑफ कॉपर वायर अपॉन मास ऑफ एल्युमिनियम वायर। नाउ दिस इक्वल टू
रो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, द डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन, अब अपॉन में रेजिस्टिविटी एक जगह कर देते हैं, रो रेजिस्टिविटी एल वायर का, डेंसिटी को एक जगह कर देते हैं, डेंसिटी डी ऑफ ए एल। अब यहाँ पर रेजिस्टिविटी हमें दे रखा है, कॉपर का रेजिस्टिविटी कितना है 1.72 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर, और एल्यूमिनियम का है रेजिस्टिविटी 2.63 10 टू दी पावर -8 दिया गया। अब डेंसिटी के जगह रिलेटिव डेंसिटी दिए हैं, जैसा कि आप पढ़े हैं डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी, जो रेशियो डेंसिटी का होता है वही रिलेटिव डेंसिटी का भी होता है। एंड सो डेंसिटी नहीं देकर आपको रिलेटिव डेंसिटी दिया है तो रेशियो सेम होंगे। तो कॉपर के लिए है 8.9 अपॉन, एल्यूमिनियम के लिए है 2.7 रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का रेशियो डेंसिटी का रेशियो सेम होता है। कैंसिल करिए इसको। नाउ इसको हम सॉल्व करें। ऐसे तो देख रहे हैं न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, बट थोड़ा सा यदि हम इसको सॉल्व कर दें तो एक सेकंड जरा कैलकुलेटर में लगाता हूं। चलिए 2.2 आ रहे हैं, ये आ रहा है 2.2। अब क्लियरली हम बोल सकते हैं कॉपर वायर का मास ज्यादा है, एल्यूमिनियम वायर का मास कम है, तो फिर बोल सकते हैं मास ऑफ एल्यूमिनियम वायर लेस देन मास ऑफ कॉपर वायर, दैट इज एल्यूमिनियम वायर AL वायर, एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर। और बच्चों लाइटर है, हल्का है, एंड सो इसको पावर लाइन में दूर तक पावर ट्रांसमिशन में यूज करा जाता है, क्योंकि क्या होगा ड्यू टू वेट ज्यादा बेंडिंग नहीं होगा, वायर सीधा रहेगा, इसलिए इसको यूज करे जाते हैं। हल्का होता है एल्यूमिनियम, एंड सो इसको यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन केबल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जो दे रहा है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसके आंसर्स एनसीईआरटी के पीछे होता है। आपको कॉन्सेप्ट हमने दे रखा है, उसको मैच करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिला लेंगे, पीछे आंसर एनसीईआरटी के पीछे आंसर है, उससे मैच करें जो बच्चे 12th क्लास के हैं। नाउ अब मैं आता हूं प्रॉब्लम पर। 320 प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम आप खुद कर सकते हैं क्योंकि ये 10th की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको टच नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। 3.21 में दिखा रहा है एक रेजिस्टेंस का बहुत लंबा सा चेन दिखा रहा है। ठीक है, बहुत लंबा सा चेन है, ये दे रहा है यहाँ पर, पॉइंट का नाम तो नहीं दिया है, मैं खुद ले रहा हूँ ए, यहाँ से ऐसे एक रेजिस्टेंस 1 ओम, इसके साथ में नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये भी है 1 ओम, फिर यहाँ से ये है 1 ओम। अब यहाँ पर वोल्टेज शो कर रहा है प्रॉब्लम हमारा 12 वोल्ट 0.5 ओम, यहाँ लिख दिया है 12 वोल्ट 0.5 ओम। इसका मतलब है यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ वोल्टेज यानी बैटरी को यूज किया जा रहा है। अब बैटरी नहीं दिखाए हैं, कोई बात नहीं, हम दिखा लेंगे। इसके लिए हम बैटरी यहाँ पर दिखा लेंगे, या अपने मन में भी आप रख सकते हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है। अब मैं यहाँ से सर्किट को आपको इशारा कर रहा हूं, समझ लीजिए 1 ओम 1 ओम 1 ओम, फिर इसके आगे है 1 ओम 1 ओम 1 ओम, फिर इसके आगे है 1 ओम 1 ओम 1 ओम। मतलब ये पैटर्न 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक चला गया है ये पैटर्न। ठीक है, अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या इनफाइनाइट कैपेसिटर का जब कभी निकालना हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो वहां पर क्या करिए, ये एक क्लोज लूप को रखिए अपने पास, यहां पर बैटरी लगा लीजिए, या फिर अपने मन में रखिए कि यहां बैटरी लगा हुआ है। एक क्लोज लूप को अपने पास में रखिए और आगे सारे रेजिस्टेंस सारे कैपेसिटर के बदले में
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यहां पर यूज कर देंगे, सर्किट का साइज हो जाएगा छोटा, प्रॉब्लम यूं तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मैं पूरा सर्किट ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आप बुक में देखेंगे। अब यहां पर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट या नेटवर्क, जो भी बोला जाए, नेटवर्क बोला जाए, सर्किट बोला जाए, जो बोला जाए, इज आर, कैपिटल आर मैंने सपोज कर दिया। तो अब जो है कैपिटल आर रेजिस्टेंस हम यूज कर देंगे, इसके आगे सारे रेजिस्टर के लिए ये यूज कर दे रहे हैं। चलिए मैं इधर से थोड़ा इसको लिख दे रहा हूं। ये हो गया कैपिटल आर मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। अब देखिए सर्किट का साइज छोटा हो गया। एक बार मैं और आपको रिपीट कर रहा हूं, जिस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या इनफाइनाइट कैपेसिटर का इक्विवेलेंट मांगे, वहां पर आप उन दोनों पॉइंट के बीच में सपोज करिए कि यहां कोई बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, नहीं प्रॉब्लम दिखा दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सपोज कर लीजिए यहां बैटरी लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब ये हो गया, ऐसे क्लोज लूप हो गया। एक क्लोज लूप को अपने पास में आप रखिए और बाकी आगे जितना भी रेजिस्टेंस है उसके बदले में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को रखिए, ठीक है। यहां से आगे जितने रेजिस्टेंस हैं सबके बदले में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को रख देंगे। इससे क्या होगा, सर्किट का साइज छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट ए, यहाँ बी है, मैं यहाँ पर सी लिख रहा हूं, यहाँ पर डी लिख रहा हूं। सेम बात कैपेसिटर ऑफ इनफाइनाइट नंबर यदि आपको दे दिया तो सेम काम करेंगे कि एक लूप जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है, एक लूप रखेंगे और बाकी सारे कैपेसिटर के बदला में इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस रख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाएगा, आर निकल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर जो पॉइंट सी पॉइंट डी है उसके बीच पहले देखें, तो ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट लीजिए, क्योंकि इक्विवेलेंट निकालने का पर्पस क्या होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कम करते 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 एक रेजिस्टेंस निकाल लेना, यही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का पर्पस हमारा। तो जहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट निकालिए, यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कम करिए। फिर जहां पर देखिए ज्यादा रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट निकालिए, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कम करिए, करते करते फाइनली आना है पॉइंट जो गिवन है वहां पर। तो चलिए हम सी और डी के बीच लेते हैं इक्विवेलेंट। तो वहां पर 1 ohm एंड R बोथ आर इन पैरेलल, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं R डैश कर दे रहा हूं, 1/R प्लस 1/1 इक्वल टू एलसीएम हो गया हमारा R, 1 प्लस R, नाउ R डैश इक्वल टू R अपॉन 1 प्लस R। अब C और D पॉइंट के बीच R डैश 1 ohm पॉइंट A, फिर यहां से 1 ohm पॉइंट B। अब इसको नहीं अभी दिखा रहे हैं, बाद में दिखा लेंगे। अब देखिए यहां से 1 ohm R डैश 1 ohm, क्या देख रहे हैं, सीरीज में हो गया। तो फिर अब इन पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज में क्या होगा, तो निकालिए A टू B, A से B तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1 ohm प्लस R डैश प्लस 1 ohm सीरीज में है, निकल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और बच्चों अब तो पूरे सर्किट का निकल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप क्या सपोज कर रखे हैं, R, एंड सो इक्वल टू R, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज में है निकालेंगे तो लास्ट हो जाएगा, टोटल निकल जाएगा। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R सपोज कर रखे हैं, एंड सो यहां पर R लिखेंगे। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि साहब ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, पहले कुछ को ज्यादा कुम जो था उसके बदले R लिख दिए, अब फिर से इसको भी R ही लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? वेरी सिंपल जवाब देता हूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, यदि इसमें से आप 1 2 3 रेजिस्टेंस को रख करके बाकी को इक्विवेलेंट लिखते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली
जब आप आर डैश में 2 को ऐड करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है। इसमें जब 2 को ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इक्विवेलेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड सो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने के चलते आप 2-3 को कभी हटा सकते हैं, 2-3 को कभी ऐड कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए तब सोल्यूशन करना है खाली इसको। r इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस r डैश r अपॉन 1 प्लस r रखा r डैश की वैल्यू, ठीक है, 1 प्लस 1 2 लिखा। अब सॉल्व करते चलिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब ये नाउ ये हो गया r इक्वल टू, इधर एलसीएम लिया 1 प्लस r, इधर से एलसीएम से मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 प्लस 2r प्लस r। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3r। आइए एक तरफ इसको r स्क्वायर r को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 आया इधर, 3r आया इधर, तो माइनस 3r प्लस r 2 आया इधर, माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले जाना होगा, ठीक है। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम बढ़ते हैं आगे। आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ रहा है। एंड सो इसको सॉल्व करते चलिए। देन क्या होगा, r इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2a2, यानी कि 2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 8 एंड 4 12 हो गया। 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 का रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 बाई 2 से डिवाइड करिए, 2 बाई 2 1 प्लस माइनस रूट 3। नाउ दिस इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 ओम। रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है तो 1 माइनस रूट 3 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव। अब ये हो गया रूट 3 का वैल्यू रख दीजिए 1.732, तो ये हो गया 2.732 ओम। अब आपसे मांगा है करंट, तो देखिए जो ये बैटरी हो गया हमारा, बैटरी का वोल्टेज बता दिया है 12 वोल्ट। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस बता दिया है आपको 0.5 ओम। अब आप जैसा कि पढ़े हैं बैटरी में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा इसमें जो आप पढ़े हैं बैटरी का पहला इक्वेशन, उस इक्वेशन को यूज करिए। तो पहला इक्वेशन आपने क्या पढ़ा है बैटरी के लिए, करंट I इक्वल टू EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो EMF है 12 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया आपको 2.732, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5। नाउ इसको सॉल्व करिए, जरा मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। चलिए आ गया 3.7 एम्पियर। ये निकल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये निकल गया करंट आपको। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का, प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड 3.22। अब इसमें सर्किट जो आपको दिखाई दे रहा है आप देखेंगे बुक से। नाउ पार्ट ए में हमें पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन का वैल्यू पूछ रहा है। अब ये एप्सिलॉन क्या है गौर करते हैं। Current figure shows potentiometer with a cell 2 volt and internal resistance 0.4 ohm maintaining potential drop across the resistor wire AB, a standard cell which maintain constant EMF
कोई स्टैंडर्ड सेल है उसका ईएमएफ हमें दे रहा है 1.02 वोल्ट, देन उसके आगे का रहा है फॉर ए वेरी मॉडरेट करंट अप टू फ्यू मिली एम्पियर गिव्स बैलेंस पॉइंट 67.3 सेंटीमीटर, बैलेंसिंग लेंथ दे दिया 67.3 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ दे दिया गया। नाउ कर रहा है टू इंश्योर वेरी लो करंट standard cell very high resistance 600 kilo ohm is put in series which is sorted close the balance point. The standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF epsilon and balance point found similarly 82.3 centimeter length. epsilon के corresponding इसके corresponding balancing length मैं L2 बोल दे रहा हूँ, ये आ रहा है 82.3 सेंटीमीटर। अब आपसे इसका वैल्यू करा निकालने के लिए जो हम लोग पढ़े हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल जो पढ़े हैं E2 ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल, E1 ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल, बैलेंसिंग लेंथ L2 अपॉन L1। E2 का वैल्यू एप्सिलॉन मालूम नहीं है, E1 का वैल्यू 1.02, L2 मालूम 82.3, L1 मालूम 67.3। नाउ यहां से एप्सिलॉन इक्वल टू निकालिए 82.3 मल्टीप्लाई 1.02 डिवाइड बाय 67.3। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है। एक मिनट जरा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। नाउ दिस इज 1.25, दिस इज 1.25 वोल्ट। अब इसके आगे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो हमने पोटेंशियोमीटर आपको पढ़ाया है, आप उसको देखिए, क्लास लेक्चर को देखिए, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, आपको सारे का आंसर मिल जाएगा क्लास लेक्चर में। आइए बच्चों 3.23 में क्या पूछा है? फिगर शोज पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, द बैलेंस पॉइंट विद स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर दिया है, कोई रेजिस्टेंस R दिया है, इसका वैल्यू 10 ओम है एंड बैलेंस पॉइंट रेजिस्टेंस R इज फाउंड 58.3 ओम। इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ 58.3 सेंटीमीटर। उसके बाद करा है व्हाइल दैट विद अननोन रेजिस्टेंस X, कोई अननोन रेजिस्टेंस X है, ठीक है, इसका वैल्यू पता नहीं है हमें। इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ जब इसको अप्लाई किया तो बैलेंसिंग लेंथ 68.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। नाउ डिटरमिन वैल्यू ऑफ X हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों जब कभी भी रेजिस्टेंस को एक लेंथ से बैलेंस करते हैं, सेम सोर्स ऑफ वोल्टेज है एंड सो V1 across the resistance or potential difference, this is equal to I into R and this is equal to by principle of potentiometer K L1। Similarly V2 जो वोल्टेज होगा वायर के क्रॉस वोल्टेज, that voltage equal to I into X, जो बैलेंस करेगा वोल्टेज I into X इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ के लिए L2 के लिए जैसा कि पोटेंशियोमीटर में आप पढ़े हैं V इक्वल टू K इंटू L लगाइए, और जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज पोटेंशियोमीटर वायर की वोल्टेज, ये वोल्टेज पोटेंशियोमीटर वायर की वोल्टेज होते हैं। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा R बाई X इक्वल टू L1 बाई L2। इस तरह से कभी भी आपको निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस का रेशियो। मेन इसमें जो बात है वो पोटेंशियोमीटर वायर की वोल्टेज K इंटू L, जो पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल है वो लगाइए, और पोटेंशियोमीटर वायर की वोल्टेज रेजिस्टेंस का वोल्टेज होता है, पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस वोल्टेज रेजिस्टेंस का वोल्टेज होता है। नाउ R की वैल्यू कितना है 10, X मालूम नहीं, L1 की वैल्यू कितना है 58.3, L2 कितना है 68.5। नाउ यहाँ से X इक्वल टू निकालेंगे हम
तो ये हो गया आपको 685 मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 58.3। नाउ जरा कैलकुलेटर से चेक करें। दिस इज 11.75 ओम। अब इसके आगे एक छोटा सा कंसेप्चुअल लगा है। व्हाट माइट यू डू इफ यू फेल्ड बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट तभी फेल होता है जब वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और जो आप गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो सेल लगाते हैं उस सेल की ईएमएफ दोनों में बहुत ज्यादा का जब डिफरेंस होता है तो बैलेंस पॉइंट नहीं मिलता है। तो बैलेंस पॉइंट जब कभी भी लाना हो तो वायर के साथ, पोटेंशियोमीटर वायर के साथ सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस लगाइए, बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा आपको। एंड सो ज्वाइनिंग सुटेबल रेजिस्टेंस इन आउटर सर्किट वन कैन गेट बैलेंस पॉइंट। चलिए मैं बोल दिया हूं कंसेप्चुअल का आंसर पीछे लिखा हुआ रहता है एनसीईआरटी में, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारा है एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3.24 है। नाउ कर रहा है shows 2 volt potentiometer used to determination of internal resistance of 1.5 volt cell, the balance point of cell। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। हमने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस जो पढ़ाया है क्लास लेक्चर में, R इक्वल टू L1 बैलेंसिंग लेंथ, पहला बैलेंसिंग लेंथ अपॉन L2 दूसरी बैलेंसिंग लेंथ -1 इनटू रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस आप लगाए हैं सेल के क्रॉस, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है उस सेल के क्रॉस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए हैं वो है कैपिटल R। नाउ अब वैल्यूज हमें दिए गए हैं। फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ इज 76.3 सेंटीमीटर, सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ इज 64.8 सेंटीमीटर, -1 इनटू R जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो अप्लाई किया गया है, नॉन रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज 9.5 ओम। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए क्या आता है। ठीक है, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 763,648 -1 into 9.5। नाउ इसको जरा कैलकुलेट करिए कितना आता है। देखिए कैलकुलेट करके जरा इसको 3.24 1.7 ओम। चलिए आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैं देख कर लिख दिया हूं। ठीक है, नाउ सारे क्वेश्चंस हो गए एनसीईआरटी के 3.1 से लेकर के 3.24 तक सारे क्वेश्चन हो गए हैं चैप्टर 3 के। अब आप जो हैं इसके बाद मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म इसको पढ़ेंगे हम लोग। अगला चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन पीछे अब जो है हम लोग एस टी ब्रह्मा की बुक से फिर कुछ प्रॉब्लम जो हमारे लिए जरूरी है एरोडोब से, ये सब हम करते चलेंगे और हम आगे भी बढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।